बहुत बधाई आपको कि इतना सुंदर और इतने बहुत मौजू डिस्कोर्स पर आपने एक पब्लिक टॉक आयोजित कराया। बहुत गौर से मैं सुन रहा था उन सवालों को भी और अपने दोनों प्रखर वक्ताओं को भी। कुछ सवाल जो आ रहे थे, एक तो जो महादलित कम्युनिटी के लिए, चूँकि यह कास्ट सेंसस हम इस बिला पर कराना चाहते हैं और उसके पीछे दर्शन यही है कि हमको इससे एक समावेशी जो है नीतियाँ कार्यक्रम बनाने में एक वेलफेयर स्टेट की जो भूमिका है उसमें मदद मिलेगी। और वो कह रहे हैं कि बहुत सारी नीतियाँ हैं और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। वीपी सिंह का एक वक्तव्य मुझे याद आता है और शायद वो कॉन्फिडेंस वोट जो है मोशन वो लूज़ करने के कगार पर थे। उन्होंने कहा कि आज मैं इस सदन से सर झुका कर नहीं उठा कर जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो मंडल है वो किसी पार्टी के इलेक्टोरल गेन, किसी पॉलिटिक्स के उभार से कहीं ज़्यादा एक डिप्राइव्ड सेक्शन में जो एक कॉन्शसनेस आई है वही हमारा इस पूरी मुहिम का हासिल है। और जो लोग भी इसके जातिवार जनगणना के पीछे कुतर्क देते हैं और कई बार बहुत मासूमियत और भोलेपन से देते हैं, जैसे एक हिस्ट्री के पढ़े हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि यह सरकार इतनी बेईमान है और इतनी गैर जिम्मेदार है कि इतने महत्वपूर्ण आंकड़े को जुटाने की जवाबदेही हम इन पर कैसे छोड़ दें। भाई, हमने नेहरू पर नहीं छोड़ा, आपने, वो तो बहुत जवाबदेह आदमी थे। इंदिरा से आपकी ये मासूम अपेक्षा नहीं हो पाई, राजीव जी ने नहीं कराया, नरसिम्हा राव ने नहीं कराया, अटल बिहारी से तो खैर कोई उम्मीद नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं समझता हूँ इस देश में 6 प्रधानमंत्री हुए जो कांग्रेस ने दिए, नेहरू, इंदिरा, राजीव, शास्त्री, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, और 6 प्रधानमंत्री सोशलिस्ट खेमे के लोगों ने भी दिए, भले कभी उनका बैकग्राउंड कांग्रेस का रहा हो। मोरारजी भाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, श्री चंद्रशेखर, देवेगौड़ा और गुजराल। और यह बहुत दावे के साथ कहा जा सकता है कि मैनिफेस्टो में जनता पार्टी के जो था कि हम एक तो पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन देंगे और कालेलकर कमीशन के रिपोर्ट की में जो सिफारिशें हैं उसको लागू करेंगे। ये नहीं हो पाया कि पुराना डेटा है, उस वक्त यही कहा गया। दूसरा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना, उसने भी रिकमेंड किया कि एक कास्ट सेंसस कराया जाना चाहिए। वह सरकार अगर स्थिर रूप से चलती चरण सिंह की कुछ और दिन तो 81 में जनगणना हो जाती। अगर वीपी सिंह की सरकार नहीं जाती तो 91 की जनगणना जातिवार हो जाती। देवेगौड़ा गुजराल की सरकार 5 साल, देवेगौड़ा की सरकार 5 साल चलती तो 1 की जनगणना हो जाती। लेकिन जब जब ये छोटे छोटे प्रयोग राजनीतिक हुए इस देश में, तभी कुछ न कुछ हमको मिला। मिसाल के तौर पर यह बहस जिंदा हुआ और विमेन रिजर्वेशन का डिस्कोर्स, या फिर कह लें कि वह टेबल हुआ, वह बिल। और बात है कि होमोजेनस कैटेगरी हमने महिलाओं को मान लिया कि सारी महिलाएं एक ही तरह से शोषित हैं। ये सच नहीं है, पुरुषों से ज़रूर शोषित हैं, लेकिन उसमें भी कैटेगराइजेशन है। इन सवालों को लेकर अगर हम संजीदगी से नहीं विचार करते हैं तो जैसा वो कह रहे थे कि क्यों नहीं डेटा जारी पुराना ही करा दिया जाता है, आप तो उसका हिस्सा रहे। ऐसा नहीं है कि उसकी मांग नहीं हुई। लालू प्रसाद जी बिहार में राजभवन तक मार्च किया उन्होंने रिक्शा पर चढ़ के कि इसको जारी करो, इसमें 4,893 करोड़ खर्च हो गए हैं, गरीब जनता का पैसा है। लेकिन वो जब इस बात को लेकर कन्विंस्ड उनको किया गया कि भाई ये 1948 के जनगणना कानून के मुताबिक कंडक्ट नहीं कराया गया, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया ने टोटलिटी में इसको नहीं कराया है, चंद्रमौली आयुक्त थे उस वक्त जनगणना, इसको जो है पॉवर्टी एलिविएशन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, हाउसिंग, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, चंद एनजीओज भी उसमें शामिल, स्टेट 4 टुकड़ों में बांट के। तो ये शरारत हुई। अभी जब 33 पार्टियों को खत लिखा है और जो कह रहे थे कि क्या सूबे की सरकार दबाव बना सकती है, तो 2 बार बिहार विधानमंडल ने रिजोल्यूशन पास किया है। यहाँ पर भेंट भी उसका असर नहीं होना है, लेकिन उन 33 पार्टियों की तरफ से रिस्पॉन्स भी अभी तक बहुतों की तरफ से नहीं आया है। तो ये सच्चाई है, इस देश में जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे उस पर सिर्फ निर्गुण का भजन होता है, उसमें कुछ आपको कॉन्क्रीट नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये साफ पता चल गई कि भाई मनीष तिवारी का 3 दिन पहले का बयान कि अपोजिशन की पार्टियों ने बहुत दबाव बनाया यूपीए 2 पर कि कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया जाए, हम लोग आउटवर्डली उसको रिजेक्ट हमने किया। हमने क्या किया?
सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस उसका नाम दिया। अरे भाई सोशियो इकोनॉमिक जो कॉलम है उससे जुड़े हुए पहलू वो तो गिना जाता है। मेरे पिताजी शिक्षक थे, 2001 की जनगणना में उनके साथ घर घर में गया था, तो मुझे याद है कि सारे कॉलम्स उसमें हैं जो जरूरी, सिर्फ कास्ट का एक आपको उसमें जोड़ना है। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट का पहला 2 वाक्य ही है कि इक्वालिटी एग्जिस्ट ओनली अमंग इक्वल्स, टू इक्वेट अनइक्वल्स इज टू परपिचुएट इनइक्वालिटी। और एक जगह बीपी मंडल उसमें लिखते हैं और रजनी कोठारी को कोट करते हुए कि जो लोग भी भारतीय राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं वो दरअसल एक ऐसी राजनीति की तलाश कर रहे हैं जिसका समाज में कोई आधार नहीं है। और कास्ट सिस्टम को प्रैग्मेटिकली आप चैलेंज कर सकते हैं जातियों के राजनीतिकरण से ही, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। जो कॉन्शियसनेस की बात ये करें वो इसलिए है कि मुसहर जाति में, डोम जाति में उनके बच्चे स्कूल पहुंच सके, स्कूल पहुंचने के बाद ड्रॉप आउट कम हो जाए उनका, इसके लिए समय समय पर कोशिशें हुई। लेकिन बिहार वगैरह में फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति की तरह तो नहीं हुई, लेकिन जो प्रयोग हुए वो भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं थे। मुसहर और डोम कम्युनिटी के बच्चे हर रोज स्कूल जा सकें, 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनको इनकरेज करने के लिए लालू प्रसाद ने शुरू किया था। उन बच्चों को नहलाना धुलाना टैंकर लेकर। लेकिन अब ये है कि ढिंढोरावादी मॉडल नहीं था, लोगों को पता नहीं चल पाया। स्वच्छता अभियान अभी चल रहा है, ऐसा ही मालूम पड़ता है। और जो सारिका ने कहा कि एक तो सारिका की बात से पहले कुछ लोगों ने जो ये बताया कि ये परसेप्शन के लेवल पर, धारणा के लेवल पर है कि चंद जातियों को लाभ मिला, बाकी लोग एक्सक्लूड रह गए। इसमें सच्चाई इसलिए नहीं है, और उसका ही मुकम्मल जवाब कास्ट सेंसस से मिल जाएगा कि भाई अभी तक, मतलब 3-4-5 साल पहले की बात मैं कहूँ, भारत सरकार का डेटा है कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ग्रुप डीसी सब मिलाकर जो पिछड़ों की, पसमानदा तबके की जो नुमाइंदगी है वो 12% के आसपास है। तो जब 27% अभी तक पहुंचा नहीं तो कौन किसकी हकमारी कर रहा है? और सब कैटेगराइजेशन जो है वह तो कर्पूरी ठाकुर के ज़माने से बिहार में है, अति पिछड़ों के लिए, पिछड़ों से कहीं गुना ज़्यादा वहाँ, चूँकि उनकी आबादी ज़्यादा है। और लालू प्रसाद ने उसको बढ़ाकर 14% किया। झारखंड का बंटवारा हो गया, ट्राइबल पॉपुलेशन उधर शिफ्ट किया, तो फिर अति पिछड़ों की नुमाइंदगी राबड़ी देवी ने बढ़ा के 18% की। तो ऐसा नहीं है कि उस आइडिया में, उस लॉजिक से कोई ना इत्तेफाकी रख सकता है, एकदम होना चाहिए। लेकिन अभी जो 342A में जो 2 क्लॉज पहले से जुड़े, उसमें एक और क्लॉज जोड़ने के बाद और ढोल नगाड़े के साथ ऑलमोस्ट सारी पार्टियों ने उसका अभिनंदन किया पार्लियामेंट में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उसमें आप कैप बढ़ा नहीं रहे हैं। और स्टेट को आपने पावर दे दिया है कि वो आर्बिट्रेरली इलेक्शन के आसपास एक पेंडोरा बॉक्स खोलेगा, जिसको मन होगा उसमें शामिल कर देगा। और ये मेरिट का सोहर जो भारत के आंगन आंगन में गाया जाता है कि भाई यही मेरिटोरियस हैं, तो अंग्रेज़ों के ज़माने में तो उन तमाम मेरिटोरियस घरानों के बच्चों की बौद्धिक अकादमिक हैसियत एक दारोगा से ज़्यादा नहीं होती थी। एक आध सत्येंद्रनाथ टैगोर और सुभाष बाबू को आप छोड़ दें तो कितने लोग, तो वहाँ पर आप कह रहे हैं कि हमको रिलैक्सेशन चाहिए, ICS के एग्जाम में रिलैक्सेशन चाहिए। और डाइवर्सिटी मेंटेन करने के नाम पर जब आपको रिलैक्सेशन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है तब तो आप बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए ये जो मानस है कि हम सिस्टम में नहीं आने देंगे इन लोगों को, ये तभी बदलेगा जब इस तरह का डिस्कोर्स जिंदा रहेगा, जब हम लोग इस तरह का विमर्श करते रहेंगे। वो कराएं नहीं कराएं, उनमें उनको जितना फ़ायदा होगा तोड़ मरोड़ के कराएं, ये उनके ऊपर है। लेकिन हम तो यह बात बोलेंगे, और ये इसलिए बोलेंगे कि जब जब कमज़ोर सरकारों का गठन इस देश में हुआ है, आज़ादी के बाद से इतने वर्ष आपको लग गए कि बाबा साहब को भारत रत्न आपने दिया। सेंट्रल हॉल में आपने क्या लॉजिक दिया कि एक तस्वीर के लिए जगह नहीं बन पा रही है। नेल्सन मंडेला को उसी वीपी सिंह की सरकार ने दिया भारत रत्न। उससे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि 96 में यूनाइटेड फ्रंट, जो लेफ्ट फ्रंट इसमें शामिल था और जो सोशल जस्टिस की पार्टी शामिल थी, जब यही वीपी सिंह की सरकार थी तो रामविलास पासवान जब खड़े होते, दलितों को तो आरक्षण था, शरद यादव खड़े होते थे तो बहुत सारे लोग उनका मखौल, इंक्लूडिंग कांग्रेस, कि देखो देखो सोशल जस्टिस खड़ा हो गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको ह्यूमिलिएट किया जाता था। अभी जो कह रहे थे कि पार्टियों का मूल्यांकन हो सकता है, लेकिन द वेरी आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, अफर्मेटिव एक्शन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसकी खिल्ली आप कैसे उड़ा सकते हैं? और उसी 96 की सरकार में और वीपी सिंह की सरकार में 89 में पहली दफे और अब तक एकमात्र माइनॉरिटी के आदमी पर आपने भरोसा किया कि होम मिनिस्टर आपने बनाया। ये क्या जो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है एक
बड़े सेक्शन का भारत के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वो आपको कोई सिम्टम नहीं दे रहा है, कोई आपको इंडिकेट नहीं कर रहा है। और जब 96 की सरकार हुई तो आप दंग रहेंगे कि पहली बार इस देश में लोकसभा के स्पीकर कोई आदिवासी समाज का पीए संगमा बनता है। पहली दफे आज़ाद भारत में कोई दलित समाज का आदमी रामविलास पासवान लीडर ऑफ द हाउस होता है लोकसभा में। पहली दफे इस देश में किसी पिछड़े समाज का आदमी रक्षा मंत्री होता है मुलायम सिंह यादव। बेनी प्रसाद वर्मा स्टील मिनिस्टर होते हैं। फूड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर और इंडस्ट्री मिनिस्टर देवेंद्र प्रसाद यादव होते हैं। पिछड़े समाज की महिला कांति सिंह होती है मंत्री वहां की, कोयला विभाग की। अकलियत समाज के मकबूल डार और हमारे अररिया तरफ के जो तस्लीमुद्दीन साहब थे गृह राज्य मंत्री हुए, एक बयान दिया उनको हटा दिया। इसी तरह से सैफुद्दीन सोज, बहुत सारे लोग इब्राहिम को लेके आए। तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो होता है ये तभी होगा जब हमारे समाज का आदमी, हमारे समाज का मतलब मैं एक्सक्लूसिव नहीं हो रहा, ऑप्रेस्ड सेक्शन का आदमी जब बजट बनाएगा इस देश का तब उसको दर्द होगा। अभी तो हम लोग बजट पर प्रतिक्रिया देते हैं कि हिंदू में छप जाए, एक्सप्रेस में छप जाए, हमारी खुशी इतने में महदूद है। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इतने ज्वलंत सवाल पर वो इतना अच्छा डिस्कशन कराया। छूट जाएगा। अच्छा हाँ, एक बात MY की बात हुई भाई, अभी लगातार A to Z की बात हम लोग कर रहे हैं। और पहली दफे मैं इस बात को इसलिए कि JNU में भी अगर इस तरह से डेमोनाइज किया जाएगा एक ऐसे आदमी को जिसने वाकई लैंड रिफॉर्म की भी कोशिश की, मैं नीतीश कुमार का भी नाम ले रहा हूँ, उन्होंने भी कोशिश की, बंदोपाध्याय कमेटी बनाया, लेकिन यही ललन सिंह ने बीच में खेल कर दिया, अखबार में ये कर दिया। उस पहले कैबिनेट में 28 लेजिस्लेटर, MLA MLC दोनों की बात कर रहा हूँ, वो जनता दल के जीते हुए थे, उसमें 18 को लालू प्रसाद ने अगड़े समाज के व्यक्ति को मिनिस्टर बनाया, 2 आदिवासी जीते थे, दोनों को मंत्री बनाया, 22 दलित जीत कर आए थे, 22 में 11 को मंत्री बनाया, 17 कुशवाहा समाज के आदमी आए थे, 11 को मिनिस्टर बनाया गया, 12 माइनॉरिटी सेक्शन के थे, मतलब मुसलमान, 12 में 8 को मंत्री बनाया, 63 जो है पिछड़े समाज के लोग थे, 63 में आपको 31 को मंत्री बनाया। यह अगर आपको इंक्लूसिवनेस नहीं दिखाता है तो मेरे भाई अब मुझे नहीं पता कि क्यों, ये तो बीजेपी वाले भी MY कह रहे हैं और हम लोग भी लेफ्ट धड़े के लोग अगर MY में महदूद करेंगे बड़ा अन्याय होगा। फिर हम लोग क्या करें? इस बार तो इतना प्रो पीपुल एजेंडा के साथ हम चुनाव में गए, और क्या करने का आप खुश हो जाएंगे और हमारा इतिहास ठीक हो जाएगा। आराम से बात तो मैं कहना था कि इससे मैंने इसलिए ये किया था, मुझे लगा था कि मुझे पता नहीं था कि 90% सेंसर के साथ ये सर एक आखिरी जो बहुत बड़ा सवाल मतलब अभी है, अभी दो मेजर जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, एक है जातिगत जनगणना और दूसरा CMRC NPR, और दोनों सेंसर से लिंक। NPR एक्टिविटी जो है वो भी सेंसर एक्ट में गलत तरीके से ये करके उसको दिखाया गया है, अभी आपको पता है, और अभी वो स्थगित है क्योंकि कोविड आ गया और सेंसस का एक्टिविटी ही ये हो गया, और उसी कारण आंदोलन भी वो शुरू होगा, जब भी शुरू होगा। क्या ये दोनों आंदोलन एक प्लेटफॉर्म के साथ आ सकते हैं? यानी कि सामाजिक न्याय का आंदोलन और धर्मनिरपेक्षता का आंदोलन, सिटीजनशिप का आंदोलन, दोनों एक साथ आके क्या किन मतलब मिनिमम अंडरस्टैंडिंग के साथ इन्हें साथ लाके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया? अच्छा, मुझे लगता है कि इसका एक जवाब तो ये है कि दर्शन यानी फिलॉसफी में ये दोनों एक साथ ऑलरेडी हैं। पॉलिटिक्स में हमें मतलब सोसाइटी के बीच मैसेज देना है कि जब हम सोशल जस्टिस कहते हैं तो उसमें इकोनॉमिकल जस्टिस, जेंडर जस्टिस और सेकुलरिज्म ये इंक्लूड है, क्योंकि सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि हाशिए पर धकेल दिए गए पूरे तबके के हैं, जो भी वंचित शोषित है उसके पक्ष की बात कि सबको न्याय मिले। इवन सोशल जस्टिस में तो सवर्णों को भी कहा जाता है कि जितना उनको मिल जाए जितना उनको चाहिए, वो बहुत ज्यादा कब्जा किए हुए। तो फिलॉसफी के लेवल पर, दर्शन के स्तर पर ये दोनों एक है। और आपका सवाल भी ये है कि जाति जनगणना को क्या CNRC से जोड़ करके जैसे एक इशू बनाया सकता है, एक आंदोलन बनाया? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ये एक पॉलिटिकल प्रैक्टिस है। सोशल जब दर्शन आपका साथ है तो पॉलिटिकल प्रैक्टिस में बस आपको खड़ा होना है। आप ये कहेंगे कि CNRC में आप बेसिकली चाहते हैं, और मैं तो CNRC के हर मंच पे जाके बोलता भी था कि ये जब आप दस्तावेज मांगेंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों के पास ही कागज नहीं मिलेगा, कागज इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के पास भी नहीं मिलेगा, तो मसला जुड़ा हुआ है। महिलाओं के पास नहीं मिलेगा, तो ये एक इशू को वहां से होता है। पॉलिटिकली हमें एक एका बनानी होगी, और जो मुझे उस मूवमेंट में बनती हुई दिखी, CNRC में सोशल जस्टिस के तमाम लोग
हाँ कुछ पॉलिटिकल लोगों को आप कह सकते हैं कि वो कैसा क्या कर रहे थे, लेकिन वो ऑलरेडी एक है। इन फ्यूचर अगर ये मांग उठती है तो मुझे लगता है कि इसके लिए सिंपल मामला ये है कि जो CNRC है वो मुद्दों से भटकाने के लिए लाया गया है। कास्ट सेंसस असली मुद्दा है, हमें बस इन दोनों को जोड़ना है। हमें इसकी जरूरत नहीं है कि यहाँ का कौन नागरिक